Hello everyone, welcome to FOC classes. We are starting new series for class 12 CBSE board exam 2026 and इससे पहले आपको स्ट्रेटेजी वीडियो प्रोवाइड की गई है जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से अब आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे। शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर गिवन है, वहां पर चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो से हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज। ओके, स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड बी। जब हम पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हैं तो ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। ओके, ये 10 मार्क्स का पोर्शन है। आपको लगेगा कि मैम ये बस 10 मार्क्स का है तो हम क्या इसको स्किप कर दें? नहीं, आपको इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही इजी पोर्शन है, तो आप इजीली ये 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसे रटना नहीं होगा क्योंकि सभी चीज़ें बहुत ईजी हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, as I have already told that I have some problem in speaking due to some health issue, कई बार मेरी वॉइस आपको क्लियर नहीं होगी, मेरे वर्ड्स हो सकता है कुछ जगह पर आपको ज़्यादा क्लियर ना मिले, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, प्लीज़ कॉपरेट। ओके, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Starting with part A, employability skills, chapter 1, communication skills. सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है उसमें जब आपके पास पार्ट ए के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो वो सिर्फ 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लाइक फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, MCQ, 1 वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन आंसर। और जब हम बात करते हैं 2 मार्क्स की तो इसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखना होगा अप्रॉक्स 50 वर्ड्स में। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कम्युनिकेशन क्या है। तो देखिए, जब भी आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं या फिर किसी से कुछ पूछते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, आप कोई ना कोई बात एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से कुछ पूछ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, वो सभी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। टू वे इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक होगा सेंडर जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन भेजता है, और एक होता है रिसीवर जो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। मीन्स अगर आपने बोलकर किसी को कुछ बताया है तो वो पर्सन उसे सुनकर एक्सेप्ट करता है, समझता है। ओके, इसलिए ये टू वे प्रोसेस है। और फिर जब रिसीवर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये बताता है कि हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन समझ में आई है या फिर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये एक टू वे प्रोसेस है। एंड जब आप किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का यूज करना होगा, लाइक आपने हिंदी में पूछा, इंग्लिश में पूछा, एंड वहाँ पर आप सिंबल साइंस का भी यूज करते हैं, लाइक आपने कोई व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू कोई मैसेज भेजा, उसमें आप इमोजी यूज करते हैं, तो वो सिंबल्स एंड साइंस में आते हैं। ओके, एंड कई बार आप अपने बिहेवियर के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके टीचर को आपको कहना है कि आपको शांत बैठना है, तो उस केस में हो सकता है कि वो आपको बोलकर कुछ नहीं बताएंगे, बट वो इशारे से आपको बता देंगे कि आपको चुप रहना है। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। ओके, यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन की दो डेफिनेशन मेंशन की है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास CBSE स्टडी मटेरियल में 2 PDF अवेलेबल हैं, एंड दोनों की PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, वहाँ पर हम दोनों PDF को कंबाइन करके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप की डेफिनेशन होगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये 1 मार्क में भी पूछी जा सकती है, डिफाइन करने को कहा जा सकता है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में गिवन हो सकती है। ओके, नाउ की कम्युनिकेशन स्किल्स और पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली अगर आपको कभी भी किसी से कम्युनिकेट करना है तो जनरली आप या तो उसे लिखकर अपनी बात बताते हैं या फिर आप उसे बोलकर अपनी बात बताते हैं। तो जब आप लिखकर बताएंगे तो कोई उसको पढ़कर समझेगा, और जब आप बोलकर समझाएंगे तो कोई उसको सुनकर समझेगा। तो इस तरह से ये 4 की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मीन्स मेन है ये हमारी कम्युनिकेशन करने के लिए: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये एक प्रोसीजर है जहां पर सबसे पहले इन्वॉल्व होता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन या वो डिवाइस है जो मैसेज को सेंड करती है, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंड किया जा रहा है। देन
मैसेज और इन्फॉर्मेशन मीन्स एग्जैक्टली जो बात आप बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं वो है मैसेज। देन चैनल मीन्स मीडियम, मतलब सपोज करते हैं कि आपने लिखकर कोई बात बताई है, तो वो जो पेपर है जिस पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखी है वो है चैनल। अगर आपने व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड किया है तो व्हाट्सएप क्या है, चैनल। सो चैनल बेसिकली वो मीडियम है जिसके थ्रू आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ओके। देन रिसीवर वो पर्सन या वो डिवाइस जो इस मैसेज इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, समझता है। और फिर जब रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो बताता है कि उसे इन्फॉर्मेशन कितनी समझ में आई है या फिर उसे कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसे हम कहते हैं फीडबैक। सो फीडबैक भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो ये समझने में हेल्प करता है कि क्या रिसीवर को वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली समझ में आई है या फिर उसे कहीं पर प्रॉब्लम है। ओके। सो दीज आर द मेन 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी बात सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। तो हमारी बात सामने वाले को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करें। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें ऐसी स्किल्स को यूज़ करना होगा ताकि जो भी बात हम कह रहे हैं वो क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट हो। यहाँ पर 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, पर इनको समझने से पहले हम ये भी समझेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें किसी को भी अगर अपनी बात प्रॉपरली समझानी है तो सबसे पहले तो इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब जब हम किसी के भी साथ काम कर रहे हैं तो हमें उनके साथ कैसे काम करना है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। तो जब तक आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक आप इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ओके। एंड अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए और मैक्सिमम एफिशिएंसी से समझाने के लिए, मतलब अगर मैं आपको 10 घंटे का लेक्चर दे दूं बट आपको समझ एक भी बात ना आए तो वो एफिशिएंसी नहीं है। बट अगर मैं आपको 10 मिनट में ही सारा कुछ समझा दूं तो वो है मैक्सिमम एफिशिएंसी। कहने का मतलब है कि जब आप कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए उसे हम कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी होता है। सो जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो भी बात हम कह रहे हैं, मैसेज हम दे रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब है कि एग्जैक्ट आपको वही इंफॉर्मेशन बतानी है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल, जो सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। देन कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट बात बताएंगे, इधर उधर की एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो बात आपको बतानी है आप टू द पॉइंट एग्जैक्ट बात बताएंगे। देन एक्यूरेट स्टेटमेंट मीन्स जो फैक्चुअल हो, मीन्स आप जिसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये सच है या फिर नहीं। दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट। अगर मैंने कहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बट मैंने तो सिर्फ इतना कहा बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, उसमें ना ही मैंने आपको कोई पैरामीटर दिया है जिसके बेसिस पर आप वेरीफाई कर पाए, तो वो एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं आपको वहां पर फैक्ट्स देती हूँ तब जाकर वो एक्यूरेट स्टेटमेंट बन पाएगी। ओके। देन ये सभी कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने पर, मतलब अगर मैंने आपको क्लियरली कुछ नहीं बताया, कंसाइज वे में नहीं बताया, एक्यूरेट नहीं बताया, तो उस केस में क्या होगा, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो इस वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसको मिस कर देंगे और आपके एफर्ट्स भी वेस्ट जाएंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले तो एक्टिव लिसनिंग को बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो स्पीकर है उसको एक्टिवली सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा सारा ध्यान उसकी बातों पर है। हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, हमारा किसी और चीज पर फोकस नहीं है, जो भी स्पीकर कह रहा है हम उसे प्रॉपरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बेसिकली एक्टिव लिसनिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितने अच्छे लिसनर हैं। ओके। हम स्पीकर को अच्छे से सुने, समझे, तभी हम एक्टिव लिसनिंग कर पाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिव लिसनिंग। जब हम एक्टिव लिसनिंग करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ों की वजह से हम नहीं सुन पाते प्रॉपरली। तो ऐसा
कौन से फैक्टर्स की वजह से हो सकता है? तो सबसे पहला है आई कांटेक्ट। तो देखिए, जब कोई भी स्पीकर बोल रहा है तब आपको उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ये शो करने के लिए कि आप उन्हें सुन रहे हैं। देन आपके जेस्चर्स प्रॉपर होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, एंड यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। लाइक आपको किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ना ही बार बार फोन को देखना है, ना ही वॉच को देखना है, इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। एंड जब आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है तो आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप फीडबैक प्रोवाइड नहीं करते तो हो सकता है कि आपको कोई डाउट हो, बट आपने तो फीडबैक दिया ही नहीं, तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कई बार हमारी एक्टिव लिसनिंग अफेक्ट होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। देन 5 स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सो सबसे पहली है रिसीविंग, मीन्स जहां पर हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें सुनाई दे रहा है। देन अंडरस्टैंडिंग, हमें जो सुनाई दिया है हम उसे समझ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे सामने बोल रहा है, बहुत देर तक बोल रहा है, बट हमने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। तो उस केस में हमने रिसीव तो किया बट हमने उसको समझा नहीं, वी डिडंट अंडरस्टैंड। सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। देन जो बात उन्होंने हमें बताई है वो हमें याद रखनी है, एंड जो फैक्ट्स हमें रिकॉल करने को कहे गए हैं वो हम रिकॉल करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है। देन जो हमें कहा गया है हम उसे इवेल्युएट करेंगे, उसका क्या कंक्लूजन है, हमने जो कम्युनिकेशन की उसका एग्जैक्टली हमें क्या आउटपुट मिला है, हम इस चीज को इवेल्युएट करेंगे। एंड हमें जो भी प्रॉब्लम या डाउट है हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, इसके लिए हमें रिस्पॉन्ड करना होगा। ओके। देन 4 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। सो बेसिकली जो स्टेजेस हैं हमने इन्हीं को थोड़ा और शॉर्ट करके यहाँ पर 4 स्टेप्स लिखे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम दोनों पीडीएफ से कंटेंट को कवर कर रहे हैं, तो एक पीडीएफ में आपको 5 स्टेजेस गिवन है, एक पीडीएफ में आपको 4 स्टेप्स गिवन है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा, स्टेजेस पूछी जाएंगे तो आपको ये 5 स्टेजेस बतानी है, और स्टेप्स पूछे जाएंगे तो आपको ये 4 स्टेप्स बताने हैं। ओके। सो 4 स्टेप्स में सबसे पहला है कॉन्टैक्ट, मीन्स आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। देन एब्जॉर्ब, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है आपको उसे अच्छे से समझना है, एब्जॉर्ब करना है। देन रिफ्लेक्टिव फीडबैक, मीन्स अगर आपसे पूछा गया है कि आपको चीजें समझ में आई है या नहीं, तो आपको बताना है। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक है तो भी ठीक है, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो उसे भी आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया है। इस तरह से नहीं बोलना कि सामने वाला पर्सन ऑफेंड हो जाए। ओके। देन कंफर्म, मीन्स अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है, आपको कुछ क्लैरिफाई करना है, तो आप उसको क्लैरिफाई करें, उसको डाउट की तरह ना रहने दें। ओके। सो दीज आर द 4 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, हाउ टू एंश्योर एक्टिव लिसनिंग। कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में देखा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैसे इंश्योर करना है कि आप एक्टिव लिसनिंग कर पाएं, तो उस केस में आपको एक एक्रोनिम ध्यान रखना है, एंड दैट इज रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो एक्रोनिम का मतलब क्या है, जब हम डिफरेंट वर्ड्स को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, लाइक हमें बताना है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, आई कांटेक्ट। अब हम इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें, उसके लिए हमने यहाँ पर हर एक का फर्स्ट वर्ड पिक किया और उससे एक वर्ड बना दिया है, तो ये बन गया एक्रोनिम। ठीक है। अब यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। ओके। सो इसे हम कहते हैं एक्रोनिम। सो रिस्पेक्ट एक्रोनिम हम यूज करते हैं एक्टिव लिसनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो उन्हें रिमूव करना है। देन आपको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है स्पीकर के साथ, जेस्चर शो करने हैं, एंड अटेंशन पे करनी है, आपका ध्यान सिर्फ स्पीकर पर होना चाहिए। एम्पैथाइज मीन्स आपको स्पीकर के इमोशंस को समझना है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आपको वो क्लैरिफाई करने हैं, क्लियर करने हैं। एंड स्पीकर की टाइमिंग के साथ खुद को ट्यून करना है, मीन्स जब स्पीकर बोल रहे हैं तो आप उन्हें बीच में इंटरप्ट ना करें, जब उन्होंने अपना फिनिश कर दिया है तब आप बोलें, तब आप पूछें जो भी आपको पूछना है। ठीक है, बीच में इंटरप्ट ना करें। सो इसे हम कहते हैं ट्यूनिंग। ओके। बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। सो कभी कभी हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाते, तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बैरियर्स बन जाते हैं। तो अभी जो हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे जिसकी वजह से एक्टिव लिसनिंग अफेक्ट होती है, अगर हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
सो वो बैरियर बन जाते हैं। तो सबसे पहला है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, मीन्स जब आप पहले से ही किसी काम में ऑक्यूपाइड हैं। लाइक हो सकता है कि आप पहले से कोई काम कर रहे हैं और फिर सामने से आपसे कोई कम्युनिकेट करने आ जाता है। तो उस केस में सामने वाला बोल रहा है, पर क्योंकि आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान वही होगा, तो आप उसकी बात को प्रॉपरली सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। देन नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। सो हमने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रैक्शंस अफेक्ट करते हैं एक्टिव लिसनिंग को। तो अगर किसी भी तरह की नॉइज है या कोई विजुअल डिस्ट्रैक्शन है, आपको कुछ सामने दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, आपकी बार बार अटेंशन वहीं जा रही है, तो उस केस में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देन आपका पास्ट एक्सपीरियंस या माइंडसेट, मींस कभी कभी हमारा माइंडसेट बन जाता है कि ये पर्सन तो ऐसा ही है या फिर इस फील्ड के लोग ऐसे ही होते हैं। तो उस केस में आप पहले से ही ये सोच लेंगे कि हमें तो इनकी बात सुननी ही नहीं है, ये जो भी कहेंगे गलत ही कहेंगे। बट जरूरी नहीं है, आपने अभी तक उस पर्सन से बात नहीं की, आप सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपने माइंडसेट के बेसिस पर ऐसा सोच रहे हैं। तो इसलिए अपने माइंडसेट, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अपने कम्युनिकेशन को अफेक्ट ना करने दें। देन पर्सनल फैक्टर्स, कई बार आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, उस वजह से भी आपकी एक्टिव लिसनिंग अफेक्ट हो सकती है, ये बैरियर बन सकता है। ओके। देन व्हाई इज एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस, मीन्स जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर एक्टिव लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से लोगों को सुनते हैं, आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं, तो उस केस में आप अच्छे कनेक्शंस बना पाएंगे। मींस सपोज करते हैं कि एक पर्सन है जो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, किसी की अच्छे से सुनता नहीं है, तो उस केस में कोई भी पर्सन उससे बात नहीं करेगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात भी होगी तो लोग अवॉइड करेंगे कि हम इसको नहीं बता रहे क्योंकि ये पर्सन तो सुनता ही नहीं है। तो उस केस में आपके कनेक्शंस डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शंस डेवलप करने के लिए आपको अच्छे से सुनने की आदत होनी चाहिए। देन बिल्ड ट्रस्ट, मीन्स जब आप किसी को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो उस पर्सन का आप पर ट्रस्ट डेवलप होता है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंड उन्हें सॉल्व भी कर पाते हैं। तो इसलिए जहाँ भी काम करते हैं वहां पर एक्टिव लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरव्यू स्किल्स। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या नहीं करना चाहिए, हमें लेट नहीं होना है। एंड जब हम रूम में जाते हैं तो हमें तब तक नहीं बैठना है जब तक हमें कहा ना जाए। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। क्या करना है उस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर चार पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू के पहले क्या करना है, हमें एक अच्छी स्लीप लेकर जाना है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम टेंशन में सो नहीं पाते हैं। तो उस केस में जो हमने एक रात पहले अपनी नींद खराब की है उस चीज का इफेक्ट हमारे बॉडी पर, हमारे माइंड पर नेक्स्ट डे विजिबल होता है। तो इसलिए आप एक अच्छी स्लीप लेकर जाएंगे। देन आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जनरली आपसे पूछा जाता है कि आप में ऐसा क्या स्पेशल है जो हम आपको हायर करें, या फिर आप हमारी कंपनी को ऐसा क्या स्पेशल प्रोवाइड कर पाएंगे। सो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप डिसिप्लिन हैं, इस तरह से आपकी स्ट्रेंथ्स आपको पता होनी चाहिए। एंड आपको उन सभी की एक लिस्ट बनानी है ताकि आप उन सभी को एड्रेस कर पाए। ओके। देन जब आपका इंटरव्यू शुरू होता है तब आपको कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से अपना इंटरव्यू देना है। एंड इंटरव्यू में आपको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। एंड आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे एंड अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी बताएंगे। देन जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो आपको इंटरव्यूअर को डिसाइड करने देना है कि आपका इंटरव्यू कब खत्म हुआ है। एंड जब आप जा रहे हैं उससे पहले आपको उन्हें थैंक यू करना है। एंड जब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है, आप वहां से आ गए हैं, तो आपको इस चीज की एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिस पर आपने अच्छा किया और कौन सी ऐसी चीजें थी जहां पर आप इम्प्रूव करना है। क्योंकि ये आपको फर्दर हेल्प करेगी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सेंटेंस एंड फ्रेज के बारे में। जब भी आप वर्ड्स एक साथ लिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बता पा रहा है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है उसका, तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। और वहीं अगर हमने ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस।
सो अब हम बात करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन रूल्स की। सो कई बार हम सेंटेंस में कुछ लेटर बीच में ही कैपिटल बना देते हैं। मतलब ये तो हमें पता है कि जब हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बट कभी कभी हम जो लेटर्स, जो वर्ड्स बीच में होते हैं उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। तो ऐसा कौन से केसेस में होता है, ये याद रखने के लिए आपको कैपिटलाइजेशन रूल्स पता होने चाहिए। सो इसके लिए आपको एक्रोनिम याद रखना है, मिंट्स। एम स्टैंड्स फॉर मंथ, मतलब जितने भी मंथ के नेम है जनवरी टू दिसंबर, सारे नेम्स आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं, भले ही वो नेम कहीं सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है। देन प्रोनाउन आई, जब भी आप प्रोनाउन आई यूज करते हैं जो आप खुद के लिए यूज करते हैं, सिंस आई वॉज बिजी, तो इस तरह से जब भी आप ये प्रोनाउन आई यूज कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा कैपिटल रखना है। देन कोई भी नाउन है, नेमिंग वर्ड है, लाइक किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, तो उसको आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। देन टाइटल, डॉक्टर, मिस्टर, इस तरह के जितने भी टाइटल होते हैं ये आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं। एंड स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, किसी भी लेटर का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा। ओके, सो ये कुछ कैपिटलाइजेशन रूल्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी गिवन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, इन पंक्चुएशन मार्क्स, सो यहाँ पर हमें डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स के लिए साइंस गिवन है। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, कौन सा कब कहाँ यूज करना है आपको पता होना चाहिए। फुल स्टॉप हम यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के एंड में, कोई फैक्ट है, कोई स्टेटमेंट है, उसके एंड में फुल स्टॉप यूज किया जाता है। देन कॉमा हम यूज करते हैं या तो पॉज इंडिकेट करने के लिए, या फिर जहां पर हमें बहुत सारी चीजें गिवन हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसको देखें, आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल। तो इस केस में हमने तीन चीजों को लिस्ट डाउन किया है। नोटबुक और पेंसिल के बीच में एंड लगा हुआ है तो यहाँ पर तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, बट अ पेन, अ नोटबुक, यहाँ पर तो हमने कॉमा नहीं लगाया, तो यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने दो से ज्यादा आइटम्स लिस्ट किए हैं, और अगर सिर्फ दो होते तो हम एंड लगा देते, बट दो से ज्यादा हैं तो उस केस में जो फर्स्ट टू आइटम्स होंगे उसके बीच में कॉमा आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हम लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन के एंड में। सो यहाँ पर लिखा है वेयर आर यू गोइंग, सो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, ना कि फुल स्टॉप। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तब आता है जब हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना है। देन एपोस्ट्रॉफी, ये एपोस्ट्रॉफी एस के साथ यूज की जाती है बिलोंगिंग शो करने के लिए। लाइक दिस इज दिव्याज डेस्क, ये दिव्या की डेस्क है, तो हम इस तरह से बिलोंगिंग शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी साइन को एस के साथ यूज करते हैं। ओके, देन बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर हम बात करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब के बारे में। सबसे पहले नाउन, ये होते हैं नेमिंग वर्ड्स, किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं। देन प्रोनाउन, जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीमा रोट अ लेटर, शी इज टायर्ड, तो यहाँ पर जब हम एक ही पर्सन के बारे में बार बार बात करेंगे तो हम बार बार उसका नेम यूज नहीं करेंगे, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। देन एडजेक्टिव, ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक लॉन्ग लेटर, शॉर्ट लेटर, इस तरह से जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। देन वर्ब, वर्ब हमें बताते हैं एक्शन के बारे में। लाइक शी इज रनिंग, शी इज राइटिंग, तो इस तरह से हम बताते हैं एक्शन। देन सो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया शी इज रनिंग, तो बेसिकली यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है एक्शन का? रनिंग, ये हमें बता रहा है कि ये एक्शन हो रहा है, सो ये होता है वर्ब। देन एडवर्ब, सो एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग स्लोली, सो इस केस में हमने बताया है कि वो लिख रही है, पर कैसे लिख रही है? स्लोली लिख रही है, तो हमने वर्ब को डिस्क्राइब किया। सो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो होता है एडवर्ब। ओके, देन सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल्स ए एंड द, ए हम तब यूज करते हैं जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक ट्री के बारे में बताना है, कोई भी ट्री है, कोई स्पेसिफिक ट्री नहीं है। सो हम कहेंगे अ ट्री, मतलब ट्री के पहले हम ये आर्टिकल ए यूज करेंगे, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी अ ट्री, इस तरह से। देन एप्पल, एन एप्पल, इस तरह से। सो जब भी कोई वाउल साउंड होगी तो हम एन यूज करते हैं उसके पहले।
देन द हम तब यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक वर्ड होता है, जैसे द सन, द मून, इस तरह से। देन कंजंक्शन ये तब यूज की जाती हैं जब हमें डिफरेंट नाउन्स या फिर प्रोनाउन या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। तो किस तरह से ज्वाइन करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हमें दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट, तो हम यहाँ पर राम और श्याम दोनों के बारे में बता रहे हैं, तो उस केस में हम एंड यूज करेंगे। देन अगर हमें ऑप्शन देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहती हूँ कि या तो पेन ले आइए या फिर पेंसिल, तो उस केस में मैं कहूंगी प्लीज ब्रिंग पेन और पेंसिल, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दिया है। देन बट ये तब यूज किया जाता है जब कंट्राडिक्टिंग आइडियाज होते हैं। देन प्रिपोजिशन इन, ऑन, एट, अंडर ये सभी बताते हैं कि पोजीशन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। देन इंटरजेक्शन ये वो वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है इन वर्ड्स के आगे। ओके। देन हमने सेंटेंस के बारे में पहले भी पढ़ा था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग बताता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हमें बताया गया है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है या फिर एक फाइनाइट वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल द कैट स्लीप्स, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट गिवन है कैट और एक ही प्रेडिकेट गिवन है स्लीप्स। सो यहाँ पर हमें बताया गया है जो कैट है वो सोती है, एक ही फाइनाइट वर्ब है स्लीप्स। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो कैट है वो सोती है, तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है। ओके। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो यहाँ पर कंजंक्शन आ जाता है जिस वजह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ऑल्दो द कैट स्लीप्स द डॉग बार्क्स, तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग क्लॉजेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस की फॉर्म में गिवन है, तो इस वजह से ये बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। सो आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं पर आपको एक ही फाइनाइट वर्ब मिल रहा है या फिर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिल रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस है, बट इससे ज्यादा कुछ भी है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, और वहां पर जनरली हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। ओके। नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो यहाँ पर मेन थ्री पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो पर्सन या वो थिंग है जो एक्शन कर रही है। देन वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और ऑब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग है जो एक्शन को रिसीव करती है। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, द चिल्ड्रन, तो ये है सब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्शन कर रहा है वो है सब्जेक्ट। देन वर्ब क्या है, वर्ब है प्लेड, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि क्या एक्शन है। ठीक है। इसके बाद फुटबॉल ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके ऊपर एक्शन हुआ है। ठीक है। देन दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब हमें डायरेक्टली आंसर मिलता है कि इस चीज के ऊपर एक्शन हुआ है तो वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन, आप किस चीज पर काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पर, तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर मिला है कि किस चीज पर ये एक्शन हो रहा है। बट जब हमें इनडायरेक्टली किसी चीज का आंसर मिले, फॉर एग्जाम्पल ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर, तो अगर हम यहाँ पर कहें कि किस चीज को लिखा गया, तो यहाँ पर लेटर को लिखा गया, बट किस को लिखा गया, सो यहाँ पर उसकी सिस्टर को लिखा गया। सो बेसिकली ये हिज सिस्टर यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके। देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव। एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पर सब्जेक्ट एक्शन करता है, और पैसिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, मतलब यहाँ पर रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे, ये मूवी देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, बिल्कुल, तो ये क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है। देन द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, द क्लॉक जो सब्जेक्ट है, क्या इस पर एक्शन हो रहा है या फिर ये एक्शन कर रही है, तो इस पर एक्शन हो रहा है, इसको रिपेयर किया गया तो इस पर एक्शन हुआ, तो इस केस में ये है पैसिव सेंटेंस। तो जहां पर सब्जेक्ट पर एक्शन होता है उस केस में हम कहते हैं वो है पैसिव सेंटेंस। ओके।
देन सेकंड क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मींस जहां पर हम कोई सिंपल स्टेटमेंट बता रहे हैं, कोई डिक्लेरेशन बता रहे हैं, ये जनरली फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। देन क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहां पर हम किसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ये जनरली क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। देन इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं, एंड यहाँ पर जनरली हम कोई बहुत इमोशन वाला सेंटेंस कहते हैं, लाइक या तो हमें वहां पर बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर हम बहुत सरप्राइज्ड हैं। देन ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये वो सेंटेंस हैं जहां पर हम किसी तरह की रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस देते हैं। देन पैराग्राफ। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज पैराग्राफ। सो सेंटेंसेस के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कंप्लीट मीनिंग बताते हैं तो वो है सेंटेंस। वहीं अगर हम ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बना देते हैं तो वो होता है पैराग्राफ। और पैराग्राफ में हम एक कॉमन आइडिया पर बेस्ड सेंटेंसेस लिखते हैं, और अगर हमें आइडिया चेंज करना है तब हम एक न्यू पैराग्राफ बनाते हैं। ओके। Then here are some important types of communication: वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं। अगर हम बोलकर वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो वो है ओरल कम्युनिकेशन, और अगर लिखकर वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो वो है रिटन कम्युनिकेशन। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को सिर्फ इशारा करके हैंड बुलाया है या हाय बोला है, तो उस केस में हमने एक्चुअली कोई वर्ड यूज नहीं किए, बट हमने विद हेल्प ऑफ बिहेवियर और विद हेल्प ऑफ सम विजुअल हमने उसे बताया है। देन विजुअल कम्युनिकेशन, यहाँ पर हम साइंस एंड सिंबल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रैफिक लाइट पर रेड सिग्नल होता है तो आपको कैसे पता चल जाता है कि आपको रुकना है? वो साइन की वजह से पता चल रहा है, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन है। देन कम्युनिकेशन स्टाइल्स। 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं। आपने देखा है कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी किसी दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, एंड वो हमेशा एरोगेंट रहते हैं, तो वो होते हैं एग्रेसिव। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज पैसिव, जिसमें फर्दर सब कैटेगरीज हैं: पैसिव सबमिसिव एंड पैसिव एग्रेसिव। अगर आप अपनी बात प्रॉपरली नहीं बताना चाहते हैं और आप अपनी गलती ना होते हुए भी दूसरे से माफी मांग लेते हैं ताकि आप कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाए, तो आप है पैसिव सबमिसिव। बट अगर आप बात भी नहीं करना चाहते हैं और कन्फ्लिक्ट भी अवॉइड करना चाहते हैं, इसके लिए आप एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उस केस में आप है पैसिव एग्रेसिव। मींस आपको बात भी नहीं करनी है, अपना पॉइंट भी नहीं रखना है, और एरोगेंट भी रहना है। ये मिक्सचर है। देन द लास्ट वन इज असर्टिव, एंड इट इज द बेस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, क्योंकि इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं और आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनते हैं, तो इस केस में कम्युनिकेशन बैलेंस्ड होती है। ओके। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने इमोशन, अपने थॉट्स एंड बिहेवियर्स को कितना इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाते हैं अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में। मींस जब सबके साथ अच्छा होता है तो सब अच्छा ही बिहेव करते हैं, बट जब आपकी सिचुएशन खराब है तब आप खुद को कैसे हैंडल करते हैं, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स एंड बिहेवियर को कैसे हैंडल करते हैं, यहीं पर आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स रिफ्लेक्ट होती हैं। अपने आप को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, हमें पॉजिटिव सोचना होगा, रिजल्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, मीन्स हमें पता होना चाहिए हमें क्या अचीव करना है और उसके लिए हमें कैसे काम करना है। एंड सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, मीन्स हमें अपने वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए, हम कब क्या फील कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमें अपने बारे में पता होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग में सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिमिज्म की। ये एक मेंटल एटीट्यूड है, मींस हमारे सोचने का एक तरीका है जो बिलीफ या फिर होप को रिफ्लेक्ट करता है। मींस हमें हर चीज में विश्वास होता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, तो अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हम यही सोचेंगे कि अगर हमने ये काम किया तो इसका अच्छा ही आउटपुट आएगा, ना कि हम नेगेटिव सोचें कि हमने पढ़ तो लिया है, पता नहीं हम फेल ना हो जाएं। वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक आप तब होंगे जब आप पढ़ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमें अच्छा ही आउटकम मिलेगा।
ठीक है? तो इसमें आपको होपफुल रहना होगा एंड इसमें जब तक आपके पास होप एंड कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है। एंड यहीं पर हमें हेलेन केलर का एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट गिवन है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके? देन मोटिवेशन। मोटिवेशन वो फ़ोर्स है जिसकी वज़ह से हम किसी भी काम को करते हैं। ये मोटिव वर्ड से डिराइव हुआ है। सो 2 टाइप का मोटिवेशन होता है। अब यहाँ पर हमने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया है सबसे पहले। हम सबसे पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन ऐसा होगा जो हमारी फिजिकल नीड्स पर बेस्ड होगा, मतलब जो हमारी बॉडी से रिलेटेड नीड्स होती हैं। जैसे अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना खाएँगे, आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पिएँगे। तो ये आपकी बॉडी की नीड्स हैं, तो इसलिए इसके लिए आपको फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन मिलता है। देन साइकोलॉजिकल मोटिवेशन, जिसमें आप साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं, लाइक किसी चीज को अचीव करने के लिए जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो वो आप साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं। ओके? सो जब भी आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो उस केस में एक कॉम्पिटिटिव ड्राइव भी होती है, मीन्स आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, आपको सबसे अच्छा बनना है। उस केस में ये सोशल फॉर्म ऑफ मोटिवेशन कंसिडर किया जाता है। ओके? Then second type of classification is intrinsic versus extrinsic. Intrinsic motivation वो motivation है जो हमें internally होता है, means उसके लिए हमें कोई और motivate नहीं कर रहा है, हम अपनी खुशी के लिए वो काम करते हैं। देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पर हम ऐसे मोटिवेशन की बात कर रहे हैं जो हम किसी इंसेंटिव या किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड की वजह से करते हैं। हमें एक्सटर्नल सोसाइटी का वैलिडेशन मिलेगा इसलिए हम कोई काम कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि हमें खुशी मिलेगी। अगर हम अपनी खुशी के लिए कोई काम कर रहे हैं बिना किसी और के कहे तो वो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वहीं किसी और के कहने पर या किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड की वजह से, सोशल वैलिडेशन की वजह से हम कोई काम कर रहे हैं तो वो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। देन सेल्फ मोटिवेशन मीन्स जो हम खुद को मोटिवेट करते हैं, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। उसमें कोई और या फिर कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड उसकी वजह से हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। सेल्फ मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ही एक क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है, हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। देखिए, जब आपको कहा जाएगा पढ़ने के लिए तो आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना आप सेल्फ मोटिवेशन के थ्रू पढ़ पाएंगे। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। बट अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, आपके टीचर आपको बोल रहे हैं, बट आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो उस केस में आप इतना पढ़ नहीं पाएंगे, आप में इतनी एनर्जी ही नहीं होगी। इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। एंड इससे आप अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए काम करते हैं। जो भी आपने काम शुरू किया है, लाइक आपने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो अब आप इसे बीच में लीव नहीं करेंगे, आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। यू विल बी परसिस्टेंट टू इट। एंड इससे आपके कॉग्निटिव प्रोसेस भी इंप्रूव होते हैं, लाइक आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे एंड अच्छे से सिमिलर टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ सम सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं जो आपसे फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछी जाती हैं, लाइक व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल, इस तरह से। म्यूजिक। देन बुक्स आर सेड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, दे एक्सपैंड आवर होरिजन ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर हम कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। आप कभी कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं कि अब हमें पढ़ना ही है, अब तो हमें बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर ही आने हैं। देन आपने कोई अच्छी सी बुक पढ़ ली है जो आपको मोटिवेट कर रही है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। देन अगर आप किसी अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक आपका किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप उस स्पोर्ट्स को रेगुलरली खेलते हैं, तो आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, आप मोटिवेट हो सकते हैं उसमें जाने के लिए। देन एक्सपेंसिव थॉट्स मीन्स आपके अच्छे थॉट्स होने चाहिए। एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मीन्स आपको माइंडफुल रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हैं, टीचर सामने लेक्चर दे रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस केस में आप माइंडफुल नहीं है। माइंडफुल रहने के लिए आप जहाँ पर हैं आपको वहीं पर अपना माइंड भी रखना होगा। ओके? देन ड्रीमिंग बिग, ये एक जर्नी नहीं होती, एक डेस्टिनेशन, सॉरी, एक डेस्टिनेशन नहीं होती, एक जर्नी होती है। मीन्स जब आपने कोई भी एम सेट किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अभी टारगेट है कि आपको बोर्ड 2026 में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो ये आपकी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है कि अच्छे मार्क्स आ गए और बस
उसके बाद आपके और बड़े ड्रीम्स होंगे। सो ड्रीमिंग बिग मतलब बड़े सपने देखना, उनको अचीव करना सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं होती। ऐसा नहीं कि बस अचीव कर लिया और हो गया। वो एक जर्नी होती है जो हमेशा चलती रहती है। ओके। देन वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखने के लिए आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। मीन्स आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपका दिन कैसा जाने वाला है और आपको क्या क्या करना है। इस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आज सूरज निकलेगा या फिर नहीं, आज क्या होगा और क्या नहीं। इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करना है, आपको पहले से ही सब कुछ डिसाइड करना है। देन आपको अपने फेलियर से सीखना होगा, उससे हार नहीं माननी होगी एंड आपको प्रेजेंट पर फोकस करना होगा। एंड कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें, कोई भी नेगेटिव चीज़ है उस पर फोकस करने की नीड नहीं है। देन वेज टू मेंटेन पॉजिटिव आउटलुक इन द लॉन्ग रन। सो जब हम एक लंबे समय तक अपना पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइक योगा कर सकते हैं, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट कंज्यूम करें क्योंकि वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, एंड एडिक्वेट स्लीप लें, एंड कभी कभी रिक्रिएशन भी ज़रूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी स्टेट है जहां पर आप उदास होते हैं, परेशान होते हैं और होपलेस होते हैं। आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, हम जो भी कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल कई बार जब आपके एग्जाम आते हैं तब आपको स्ट्रेस ही हो जाता है। आपको लगता है कि आप पढ़ तो रहे हैं पर आपको याद कुछ नहीं हो रहा, उस वजह से आप और परेशान हो जाते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो हमारा बोर्ड एग्जाम में कुछ हो ही नहीं सकता। जबकि होना ये है कि आप अगर स्ट्रेस लेंगे तो उससे आपका ही माइंड इफेक्ट होगा, तो उससे अच्छा है कि आप पढ़ लें, अपना माइंड पढ़ने पर लगाएं। तो उससे क्या होगा कि जो आपका स्ट्रेस लेने में टाइम वेस्ट गया है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस ना लें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। तो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, एनालाइज करना होगा कि सिचुएशन में क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो गलत क्या है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी रिवीजन नहीं हुई, तो आप उसे कंप्लीट करने पर फोकस करो, ठीक है। अपने थॉट्स को प्रेजेंट में रखो। आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, कितना टाइम वेस्ट किया, उस बात को आप भूल जाओ। अब वो चीज़ आपके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही है तो इसलिए उस बात को भूल जाओ। अब आप प्रेजेंट पर फोकस करो। अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात करो, हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर पाए। अपने मेंटर से बात करो एंड मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिस करो, ये आप के माइंड को काम करने में हेल्प करती है। ओके। देन रिजल्ट ओरिएंटेशन, ये हमें बताता है कि हमें अपने रिजल्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है, लाइक हमारे लिए कौन से रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए आपको क्लियर गोल सेट करने होंगे, एक एक्शन प्लान बनाना होगा, राइट रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करें, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अपने मेंटर पीयर से बात करनी है, वो आपकी हेल्प करेंगे। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है एंड हार्ड वर्क करना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ कर लिया बट हार्ड वर्क नहीं किया तो ये सभी चीज़ें किसी काम की नहीं। तो ये सभी चीज़ें एक साथ प्रॉपरली वर्क कर पाएंगी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में। जब हमें कोई भी गोल सेट करना है तो हमें स्मार्ट गोल्स, ये एक्रोनिम याद रखना है, स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, मीन स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। देन एम फॉर मेजरेबल, आप उसको मेजर कर पाएँ कि क्या आपने अपना गोल अचीव किया या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि मुझे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो बहुत अच्छा कोई मेजरेबल नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छा कुछ भी हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो उस केस में मेजरेबल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मुझे 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, तो वो मेजरेबल है क्योंकि उसमें आप मेजर कर सकते हैं कि 90% से ज़्यादा या कम है, ठीक है। देन ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड मीन्स आपको उसके लिए काम भी करना होगा। देन आर फॉर रियलिस्टिक मीन्स रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, ये आपको भी पता है, आपको नींद भी आएगी, आपको भूख भी लगेगी, आपको फ्री टाइम भी चाहिए, तो इसलिए रियलिस्टिक प्लान बनाए पढ़ने के लिए। अनरियलिस्टिक बनाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर स्ट्रेस लेंगे कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाया, तो इसलिए रियलिस्टिक प्लान बनाना है। एंड टी फॉर टाइमली मीन्स उसे टाइमली अचीव करें। अगर टाइम निकल जाएगा, बोर्ड एग्जाम निकल गए, फिर कितना भी पढ़ते रहें तो बोर्ड एग्जाम वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए टाइमली अपने गोल्स को अचीव करें। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ अवेयरनेस।
सो सेल्फ अवेयरनेस में हम बात करते हैं खुद को समझने की। हमें पता होना चाहिए कि हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी डिजायर्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हम क्या फील करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया भी है। स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस। सो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है कि हमें अपने इमोशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन मेकिंग अ हैबिट ऑफ ट्रैकिंग वंस फीलिंग्स मीन्स हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, हम कब कैसा फील कर रहे हैं। एंड हमें ऐसे एरियाज में भी अपनी प्रैक्टिस एक्सपैंड करनी होगी जो हमारी फीलिंग्स के बियॉन्ड है। मीन्स हमें मेडिटेशन करना है, योगा करना है, हमें फोकस करना आना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया था। सो इस तरह के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पर्सनालिटी? सो आपके थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स के ग्रुप को, क्लस्टर को हम कहते हैं पर्सनालिटी। और आपकी पर्सनालिटी है आपको दूसरों से यूनिक बनाती है। तो आपकी पर्सनालिटी जो स्पेसिफिक ट्रेट्स होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, उसी को हम कह देते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। सो अगर आपसे सिंपल टर्म्स में पूछा जाए पर्सनालिटी क्या है, तो जो आप सोच रहे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आप की फीलिंग्स कैसी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, इन तीनों का ग्रुप बना दें तो वो बन जाती है पर्सनालिटी। और अगर हम इनको क्वालिटीज के फॉर्म में बता रहे हैं तो वो हो जाती हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, तो पर्सनालिटी की क्वालिटीज को ही हम पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं। ओके। देन बिग 5 फैक्टर या 5 फैक्टर मॉडल, जिसे हम एफएफएम कहते हैं, ये हमें पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। इसके लिए आप एक्रोनिम याद रखेंगे, ओशियन, OCEAN। इससे आप इस मॉडल को याद रख पाएंगे। ओ फॉर ओपननेस मीन्स आप कितने ओपन हैं न्यू चीज़ों के लिए, न्यू जगह जाने के लिए, न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए, न्यू चीज़ें ट्राई करने के लिए। देन सी फॉर कॉन्शियसनेस मीन्स आप कितने कॉन्शियस हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो कितना सही है, आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं। देन ई फॉर एक्स्ट्रावर्जन मीन्स आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं या फिर एम्बीवर्ट हैं। देन ए फॉर एग्रीएबलनेस मीन्स हमें काइंड होना है, सिंपैथेटिक होना है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को मना कर दें, आपको कभी कभी चीज़ों को समझना होगा, एग्री करना होगा, एडजस्ट करना होगा। सो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप एग्रीएबलनेस शो करते हैं। देन न्यूरोटिसिज्म, ये एक नेगेटिव ट्रेट होती है, तो इस चीज़ पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि नेगेटिव ट्रेट का नेम बताओ, तो वो होती है न्यूरोटिसिज्म। ये नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि ये सभी नेगेटिव फीलिंग्स का एक्यूमुलेशन है, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सभी का। ओके। देन कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, फर्स्ट इज पैरानॉइड। जब आपको ये लगता है कि दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते हैं। देन शिजॉइड, जब आप दूसरों से अलग रहना चाहते हैं एंड किसी भी सोशल रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। देन शिजोटाइपल, जिसमें आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और इसकी वजह से आपका इमोशनल रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता है। देन एंटी सोशल, जिसमें आप सोसाइटी के खिलाफ जाते हैं, आपको हर रूल को ब्रेक करना है, हर एक के राइट को वायलेट करना है। देन बॉर्डर लाइन, इसमें सुसाइडल थॉट्स होते हैं एंड इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं। देन हिस्ट्रॉनिक, ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आप बहुत ज़्यादा टेंशन गेन करना चाहते हैं, ओवर ड्रामेटिक होते हैं हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब किसी ने आपको कुछ मजाक में बोल दिया, आप उसको बहुत सीरियसली ले लेंगे। देन नार्सिस्टिक, ये वो लोग होते हैं जो ऐसी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं कि वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को सारी अटेंशन मिलनी चाहिए एंड उन्हीं को सब समझे। देन अवॉइडेंट, जिनको लगता है कि सब उन्हें अवॉइड कर रहे हैं एंड अगर वो बाहर गए, किसी से मिले तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अवॉइड कर दिया जाएगा, तो इस वजह से वो डरते हैं सोशली किसी से मिलने में, तो वो हर चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो उन्हें रिजेक्शन का डर होता है बेसिकली। देन डिपेंडेंट, जब हम किसी पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी हर नीड के लिए, कोई फिजिकल नीड है, कोई इमोशनल नीड है, हर चीज़ के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, खुद से कुछ नहीं कर पा रहे। देन ओसीपीडी या फिर ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम परफेक्शन चाहिए, हर चीज़ में, हर चीज़ ऑर्डर में होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। थोड़ा सा भी कहीं पर इम्परफेक्शन दिखा, आप परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ देंगे, पर पहले उसे हम परफेक्शन में लेकर आएंगे। सो वो होता है ओसीडी।
सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने के लिए आपको बात करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि तभी आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रह पाएगी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपना काम खुद करने की हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंट रहें एंड डिफरेंट हॉबीज़ में एंगेज रहें क्योंकि अगर आप हॉबीज़ में एंगेज रहेंगे तो फालतू चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं होगा। एंड पॉजिटिव रहें। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव completed chapter 2. Now let us proceed to chapter 3, ICT skills. आईसीटी स्किल्स में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली कैलकुलेशन कर पाते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट कर सकते हैं एंड ग्राफ चार्ट्स की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्मूला की हेल्प से हम कैलकुलेशंस भी इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं इसलिए हम स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं। कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कैल्क, गूगल शीट्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में। सो कैल्क स्क्रीन जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, टाइटल बार जहाँ पर हमें टाइटल एंड क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, ये सभी चीज़ें दिखती हैं। देन मेन्यू बार, यहाँ पर सभी मेन्यू गिवन होते हैं। देन स्टैंडर्ड बार, यहाँ पर हमें कुछ आइकन्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड आइकन्स लाइक न्यू, ओपन, प्रिंट, कॉपी, पेस्ट, इन सभी के लिए आइकन मिलते हैं। देन फॉर्मेटिंग बार, यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं जैसे फॉन्ट, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए। देन वर्कशीट टैब, ये नीचे की तरफ बॉटम में गिवन होता है जहाँ पर शीट गिवन होती है। तो वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन व्हाट इज रो? अब देखिए आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सो जस्ट अ रफ एग्जांपल, जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के वर्टिकली अलाइंड सेल्स की, तो ये जो इस तरह से अलाइंड हैं, सो ये सभी होते हैं कॉलम। सो कॉलम्स को हम कुछ इस तरह से नेम करते हैं। एंड अगर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की, इस तरह से, सो ये जो इस तरह से अरेंज्ड हैं ये सभी क्या है, ये है रोज। ठीक है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की बात करें तो वो है रो, जिन्हें हम 1 2 3 इस तरह से नंबर करते हैं। और जब हम कॉलम की बात करते हैं तो ये ए बी इस तरह से इनका नेम होता है एंड ये वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। ओके, एंड जहां पर रो एंड कॉलम मीट करते हैं, जो रेक्टेंगल शेप्ड बॉक्स बनता है उसे हम कहते हैं सेल। ओके, सो देन नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार, यहाँ पर नेम बॉक्स और एक इनपुट लाइन होती है। नेम बॉक्स हमें दिखाता है एक्टिव सेल की लोकेशन। एक्टिव सेल का मतलब है जो सेल हमने करेंटली सेलेक्ट किया हुआ है, ये थिक बॉर्डर के साथ हाईलाइट हो जाता है। देन वर्कशीट, वर्कशीट मीन्स जो हमें सामने दिखाई दे रही है, जब भी आपने कोई स्प्रेडशीट ओपन की तो जो आपको सामने सेल्स का कलेक्शन दिख रहा है ग्रिड की फॉर्म में, उसे हम वर्कशीट कहते हैं। बहुत सारी वर्कशीट्स को एक साथ मिला दे तो वो बन जाती है वर्कबुक। अब कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी वर्कशीट है कौन सी वर्कबुक, तो आप सिंपली इस तरह से याद रखें, आपके पास जितनी भी बुक्स होती है सभी के अंदर शीट्स होती हैं। ठीक है, तो शीट से मिलकर बुक बनती है, तो वैसे ही वर्कशीट से मिलकर वर्कबुक बनती है। ठीक है, तो वर्कबुक में एक या उससे ज्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं। ओके, देन सेल एड्रेस, सेल एड्रेस बनता है रो नंबर एंड कॉलम लेटर को मिलाकर। सो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम लेटर और फिर हम लिखते हैं रो नंबर, उन दोनों को मिलाकर बनता है सेल एड्रेस। ओके, देन रेंज ऑफ सेल्स, अगर हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया तो वो होता है एक्टिव सेल, अगर हम मल्टीपल सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ सेल्स। ओके, इसके बाद अब हम कुछ मेन्यूज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू में हमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स गिवन है एंड ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो सभी का फर्स्ट लेटर हमें याद रखना है, न्यू के लिए कंट्रोल प्लस एन, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस एंड प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी। देन सेविंग द स्प्रेडशीट, सो स्प्रेडशीट सेव करने के लिए स्टेप्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की यूज करेंगे। इसके बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपको पहले फाइल नेम सेलेक्ट करना है, अगर लोकेशन चेंज करनी है तो लोकेशन सेलेक्ट करें एंड फिर सेव पर क्लिक करें। डिफॉल्ट सेव एज टाइप इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो स्प्रेडशीट के लिए होता है .ods। ओके,
देन सेविंग द स्प्रेडशीट इन पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आपको स्प्रेडशीट को पीडीएफ की तरह सेव करना है, पीडीएफ का मतलब क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बार पर एक आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पर आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, फाइल नेम टाइप करेंगे एंड ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। तो इतना याद रखें कि जो फाइल अभी तक सेव नहीं हुई है उसके लिए दोनों ऑप्शन सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। बट अगर आपने पहले से कोई फाइल सेव कर दी है तो उसके केस में दोनों को अलग तरह से यूज किया जाएगा। अगर हमने एक पहले से सेव्ड फाइल के लिए सेव ऑप्शन यूज किया है तो उस केस में जो हमने उसमें चेंजेस किए वो सेव हो जाएंगे और उसके बाद हम उसे क्लोज कर सकते हैं। बट अगर हम सेव एज ऑप्शन यूज करते हैं एक ऐसी फाइल के लिए जिसे हमने पहले से सेव किया हुआ था, तो इस केस में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स, जहां पर हम उसका नेम और लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ओके। सो सेव ऑप्शन सिर्फ चेंजेस को सेव करता है, वेयर एज सेव एज की हेल्प से हम उसका नेम और लोकेशन भी चेंजेस के साथ साथ सेव कर पाएंगे। ओके। देन स्प्रेडशीट को प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर नेसेसरी ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद थ्री टाइप्स ऑफ डेटा हम स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं। टेक्स्ट जिसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, देन नंबर जिसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट, एंड देन फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला बार में मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर हम सेल में भी लिख रहे हैं तो वहां पर हमें इक्वल टू साइन लगाना होगा। सो कहीं पर भी लिखेंगे बट फॉर्मूला को हमेशा इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद ओके। सो अब अगर हमें टेक्स्ट को कॉपी करना है तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उसे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी यूज करेंगे या फिर एडिट मेन्यू को यूज कर सकते हैं। सो अगर हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो टेक्स्ट ओरिजिनल एंड न्यू लोकेशन दोनों पर अवेलेबल होता है। जबकि अगर हम टेक्स्ट को मूव करते हैं तो इस केस में हमें कट पेस्ट करना होगा, मीन्स कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस वी। तो इस केस में टेक्स्ट सिर्फ न्यू लोकेशन पर अवेलेबल होगा क्योंकि ओरिजिनल लोकेशन से वो हट चुका है। ओके। देन हाइलाइटिंग सेल्स। अगर हमें सेल्स को हाईलाइट करना है तो बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी यूज करते हैं, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू एंड इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई। जितनी भी शॉर्टकट कीज मैंने बताई हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको याद रखना है। ओके। देन सेलेक्टिंग सेल्स। अगर हमें पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है इसके लिए आप कंट्रोल प्लस ए यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रे रेक्टेंगल होता है टॉप कॉर्नर में उसको क्लिक कर सकते हैं। देन एंटायर रो सेलेक्ट करने के लिए रो नंबर पर क्लिक करेंगे, लाइक फर्स्ट रो है तो 1 पर, सेकेंड रो है तो 2 पर, इस तरह से। एंटायर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कॉलम नेम पर क्लिक करेंगे। देन अगर आपको एक साथ कॉन्जिक्यूटिव रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है, मींस जो एक साथ सेल्स हैं, तो उसके लिए पहला सेल सेलेक्ट करें, शिफ्ट की को प्रेस रखें और लास्ट सेल को सेलेक्ट कर दें। देन वो सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, मींस एक साथ नहीं है, तो उस केस में पहले सेल को सेलेक्ट करें फिर कंट्रोल की प्रेस करें। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जब कॉन्जिक्यूटिव है तब तो शिफ्ट की यूज करेंगे, बट जब नॉन कॉन्जिक्यूटिव है तो कंट्रोल की यूज करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो जो सेल आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही सेलेक्ट होंगे। ठीक है। देन फॉर्मूला एंड फंक्शन। सो फंक्शन प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं। और सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, जो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अगर हम प्री डिफाइंड फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, मीन्स जहां पर हमने पहले से ही बता दिया है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा है सम फंक्शन के बारे में, तो हमें पहले से ही पता है कि इसका काम है एडिशन करना, ये और कोई ऑपरेशन नहीं करेगा, ये एडिशन ही करेगा। ओके। सो ये होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मूला जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली वो वैल्यूज हैं जिसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई किया जा रहा है। ओके। तो किसी भी फंक्शन को लिखना है तो उसमें सबसे पहले इक्वल टू साइन, क्योंकि है तो वो फॉर्मूला ही। इसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे जैसे सम, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। ठीक है। नाउ सेल रेफरेंसिंग। तो कभी कभी आर्गुमेंट्स में हम सेल रेफरेंसिंग का भी यूज करते हैं। सेल रेफरेंसिंग का मतलब है कि हम सेल एड्रेस को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहले तो सेल रेफरेंसिंग थ्री टाइप्स की है, इसको समझते हैं फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वो होती है जहां पर हम एड्रेस को फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है A1 और फिर मैं इसे B1 में कॉपी कर रही हूँ। ठीक है। तो B1 यहाँ पर होगा।
ठीक है। बट मैं चाहती हूँ जो A1 की वैल्यू है वो सेम रहे यहाँ पर भी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर दूंगी। फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पर डॉलर साइन यूज करना होगा। तो इससे क्या होगा कि भले ही मैं इसे पूरी स्प्रेडशीट में कहीं भी कॉपी करूँ, ये वैल्यू A1 की वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। बट अगर मैं इसको फिक्स नहीं करती हूँ, कुछ इस तरह से लिखती हूँ, तो ये होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। एंड ये जिस तरह से कॉलम या रो चेंज होगी, ये उसी तरह से चेंज हो जाएगा। देन मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, जहां पर आपने किसी एक चीज को फिक्स किया है और किसी एक को नहीं किया, तो वो होती है मिक्स्ड। ओके। सो हम सेल रेफरेंसिंग को तब यूज करते हैं जब हमें बताना है कि हमें फंक्शन को किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर हम सेल रेफरेंसिंग को समझेंगे। नाउ समटाइम्स हमें कभी कभी एरर भी मिलता है। तो किस तरह का एरर कब मिलता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एरर हमें तब मिलता है जब कॉलम की विड्थ कम है और वैल्यू बड़ी है। देन ये एरर हमें तब मिलता है जब हम डिवीजन बाय जीरो दे देते हैं, जो इनवैलिड होता है। देन ये एरर हमें तब मिलता है जब इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन में अगर आपने कोई टेक्स्ट वैल्यू लिख दी है, तो टेक्स्ट वैल्यू का तो हम सम नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए वो इनवैलिड है। देन ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। सो कभी कभी हमें फॉर्मूला में बहुत सारे ऑपरेशन गिवन होंगे, तो हमें पहले कौन सा करना है ऑपरेशन, उसके लिए हमें ये ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो उसके लिए आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी गिवन है उसको सॉल्व करें। फिर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3 raised to the power 2, जिसका आंसर होगा 9। ओके। देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब इसमें से जो भी पहले होगा वही पहले परफॉर्म कर देंगे, और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी पहले होगा वही परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर लिखा है 6 + 14। अब यहाँ पर पहले 6 + 14 नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले परफॉर्म करेंगे 14 ÷ 2। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें यही ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो रिजल्ट आया है, अब उसको यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके। सो अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये PYQ है जो यहाँ पर गिवन है। तो हम इसको यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। बट यस, हम यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इन सभी फंक्शंस के रोल के बारे में। तो सम फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर अनिल के टोटल मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये सभी वैल्यूज ऐड करनी होंगी, राइट। तो इस केस में जब सम फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, तो मैं कौन सा सेल एड्रेस दूंगी, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कॉलम। तो कॉलम है C, ठीक है। यहाँ C से स्टार्ट करेंगे और रो कौन सी है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें C4 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, तो ये सिंबल होता है 2 के लिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से। तो यहाँ से हमें जाना है E4 तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C4 to E4। तो C4 और E4 इन दोनों को मिलाकर और इन दोनों के बीच में जितने भी सेल्स हैं सबको यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अनिल के टोटल मार्क्स के लिए, ठीक है। देन जब बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज यूज करेंगे। काउंट, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कितने नेम्स लिखे हैं, मुझे ये काउंट करना है, मतलब नंबर ऑफ नेम्स। तो उसके लिए मैं काउंट फंक्शन अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मीन्स हाईएस्ट वैल्यू, तो मैक्स फंक्शन। और मिनिमम वैल्यू चाहिए, लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम के लिए हम मिन यूज करते हैं। ओके। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, आपको ध्यान रखने हैं। एंड यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, बट यू हैव टू ट्राई इट ऑन योरसेल्फ। ओके। ये रिवीजन वीडियो है, यहाँ पर हम हर एक चीज डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन की हुई है। बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके। देन सॉर्टिंग वर्सेस फिल्टरिंग।
सो देखिए, अगर हमारे पास 500 आइटम्स हैं और हम इन पर सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं, तो ये असेंडिंग या डिसेंडिंग जो हमने स्पेसिफाई किया है उस ऑर्डर में ये रीअरेंज हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट, बट ये रहेंगे 500 ही। बट अगर हम इस पर फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो फिल्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करना, तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ वही आइटम्स डिस्प्ले किए जाएंगे, ठीक है। सो फिल्टर के केस में हमें सभी आइटम्स नहीं दिखते, सिर्फ वही दिखते हैं जो हमें इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, देन टू टाइप्स के फिल्टर होते हैं, ऑटो फिल्टर एंड स्टैंडर्ड फिल्टर। एंड फिल्टर और सॉर्ट दोनों के लिए ऑप्शन आपको डेटा मेन्यू में मिलते हैं। यहाँ पर स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, बट अगेन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर देम। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट विद पासवर्ड। सो पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें टूल्स मेन्यू में जाना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, शीट और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, देन पासवर्ड टाइप करें, अगेन टाइप करें एंड फिर ओके बटन पर क्लिक करें, तो इससे पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये तब काम आता है जब कोई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डेटा है जो स्प्रेडशीट में स्टोर्ड है, जो हम हर किसी को शो नहीं करना चाहते। ओके, ओके, सो अब हमने स्प्रेडशीट कंप्लीट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं एंड दैट इज प्रेजेंटेशन। सो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट टॉपिक है। सो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं, लाइक हम इसमें इमेज, वीडियो, एनिमेशन, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, इजीली चेंजेस कर सकते हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन को ऑडियंस को दिखाने के लिए हम प्रोजेक्टर की हेल्प से स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, एंड इवन हम इसे प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी कुछ बताया जा रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, MS पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड्स, ये सभी, एप्पल की नोट, ये सभी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, देन प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए, प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए, ये सभी स्टेप्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिफॉल्ट सेव एज टाइप इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, दिस इज .odp। ओके, नाउ व्हाट इज लेआउट। लेआउट हमें बताता है कि स्लाइड कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज रहेगा, हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं एंड उसी तरह से कंटेंट ऑर्गेनाइज होता है। डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, इसमें हमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस मिलते हैं फर्स्ट स्लाइड में, जो टॉप 1 होता है उसमें हम टाइटल लिखते हैं, एंड जो नीचे की तरफ होता है बड़ा बॉक्स होता है वो, उसमें हम डिटेल्स लिख सकते हैं। देन अगर हमें न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो इसके लिए शॉर्टकट की आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, PYQ में पूछी भी गई है, Ctrl+M। देन ऑल्टरनेटिव है कि आप स्लाइड मेन्यू में जाकर न्यू स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइट करना है या टेक्स्ट अलाइन करना है तो इसके लिए प्रॉपर्टीज टैब को यूज करेंगे। देन अगर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो फॉन्ट कलर चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर ये ऑरेंज में लिखा हुआ है तो ये ऑरेंज क्या है, ये फॉन्ट कलर है, ठीक है। वेयर एज आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, उससे भी आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर पाएंगे, तो इसके लिए आप हाईलाइट कलर को चेंज करते हैं, जिससे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इस टाइम जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है इसका बैकग्राउंड कलर है वाइट, ठीक है। देन अगर आपको कोई भी शेप, क्लिप आर्ट, इमेजेस इंसर्ट करनी है तो इसके लिए इंसर्ट मेन्यू यूज करते हैं। जब इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसके बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर जहाँ पर वो इमेज अवेलेबल है उस लोकेशन पर जाएंगे, उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन पर क्लिक करेंगे, सो वो इमेज आपके प्रेजेंटेशन में ओपन हो जाएगी। देन अगर आपको स्लाइड डिलीट करनी है तो पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करें एंड देन डिलीट स्लाइड पर क्लिक कर दें, स्लाइड मेन्यू में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, या फिर आप कीबोर्ड की हेल्प से डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं। ओके, okay, so we have completed chapter 3. Now we are proceeding to chapter 4, entrepreneurship skills. अब सिर्फ ये 2 chapters ही बचे हैं, chapter 4 and 5, and ये भी हम जल्दी से complete कर लेंगे. So let us start this chapter. Entrepreneurship
एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स जब हम एक बिजनेस सेटअप करते हैं, उसे रन करते हैं एंड उसमें रिस्क लेते हैं प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट हो, बट कभी कभी लॉस भी होगा, बट हमें उससे सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है, आपको जो भी डेफिनेशन गिवन हो आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करनी है एंड यू हैव टू मार्क द आंसर एंटरप्रेन्योरशिप। सो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सेटअप की गई है। इसे किसने सेटअप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने सेटअप किया है। ओके, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप हमने समझा, अब हम एंटरप्रेन्योर की डिफरेंट डेफिनेशंस देखने वाले हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिस्ट डिफाइन करते हैं एंटरप्रेन्योर को एक ऐसे पर्सन की तरह जो रिसोर्सेज, लेबर, मटेरियल और सभी एसेट्स को एक प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशन में बदलता है। मतलब हमें ये सभी रिसोर्सेज एक साथ यूज करने हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर पाए, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। देन साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसा पर्सन जिसके पास इतना मोटिवेशन है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोर्स है कि वो किसी चीज को अचीव कर पाए, कोई नई चीज, कोई न्यू इनोवेशन कर पाए, वो होता है एंटरप्रेन्योर। देन सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसा पर्सन जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंड मैनेजमेंट गुरु के अकॉर्डिंग एक ऐसा पर्सन जिसके पास विजन है, वो एक्शन प्लान बनाता है अपने विजन को अचीव करने के लिए, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, सो आपसे जिसके अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन पूछी जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। एंड अगर कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो आप कोई भी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सो ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं एंड उसे प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाते हैं। देन इसमें हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी होगी कि हम जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसकी कितनी पोटेंशियल है एंड जहां पर सेल करना चाहते हैं वहां पर प्रॉफिट हो पाएगा या फिर नहीं। एंड इसमें हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा रिसोर्सेज का, मींस कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा। एंड इसमें हम कितना रिस्क ले सकते हैं, ये एबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। देन एंटरप्रेन्योरशिप को आर्ट एंड साइंस दोनों माना गया है, ये ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट की तरह पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। सो इसे आर्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी स्पेसिफिक स्किल्स को शो करना होगा, हम कितने कॉम्पिटेंट हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और साथ ही कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोग्रेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, बिल्कुल साइंस की तरह। तो इसलिए हम इसे साइंस और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानते हैं। ओके, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला है इनिशिएटिव, मींस आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। आप में रिस्क लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपके प्रॉफिट के चांसेस भी नहीं रहेंगे। हाउएवर ये भी हो सकता है कि रिस्क लेने पर आपको लॉस हो जाए, बट उस केस में आपको हार नहीं माननी है, आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है, मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, हार्ड वर्क करना है एंड अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। मीन्स क्विक एंड राइट डिसीजंस लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। देन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहला है सर्विस एंटरप्रेन्योर, जो एग्जिस्टिंग मार्केट या न्यू मार्केट में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ये किसी चीज को बना नहीं रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड उसका बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं उस चीज की। देन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मीन्स जो किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, जो एग्रीकल्चर की फील्ड में है। देन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, जो मशीन टूल्स एंड मेथड्स बनाते हैं। देन नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मार्केट बनाते हैं। देन प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, जो खुद एक बिजनेस बनाएंगे, उसको सेल्फ सस्टेनेंस के एक पॉइंट तक ले जाएंगे और फिर उसको ही सेल कर देंगे। तो बेसिकली इनका प्रोडक्ट ही बिजनेस है, ये बिजनेस बनाते हैं और उसे बेचते हैं, फिर बनाते हैं फिर बेचते हैं। देन आईटी एंटरप्रेन्योर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में होते हैं। देन वुमेन एंटरप्रेन्योर, जब वुमेन एंटरप्रेन्योर बन जाती हैं। देन सोशल एंटरप्रेन्योर, जिसे सोशल इनोवेटर भी कहा जाता है, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं।
देन फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर मीन्स जब आपकी फैमिली ऑलरेडी एक बिजनेस चला रही है और उसने सक्सेसफुली वो दूसरी जनरेशन को पास कर दिया है, सो दूसरी जनरेशन है फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। देन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जब आपकी फैमिली में कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं रहा है, आप पहले हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रख रहे हैं, भले ही आप 70 ईयर ओल्ड हैं, बट फिर भी आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कंसिडर किए जाएंगे अगर आपका कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड नहीं रहा है। देन डिफरेंस पूछा जा सकता है लाइक फैमिली बिजनेस वर्सेस फर्स्ट जनरेशन, इस तरह से, या फिर आईटी एंटरप्रेन्योर वर्सेस टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। तो जब हम टेक्निकल एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, तो ये मशीन टूल्स मेथड सब चीज़ें बना रहे हैं, तो ये हर फील्ड, हर टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिवाइसेस, सिविल वर्क्स। बट आईटी एंटरप्रेन्योर्स ये सिर्फ आईटी की फील्ड में होते हैं, लाइक हमें कोई वेबसाइट बनानी है, हमें बैक एंड पर काम करना है। सो इस तरह से जो आईटी से रिलेटेड फील्ड है वहाँ पर आईटी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वेयरएज़ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल वर्क्स में इन्वॉल्व होते हैं। ओके। देन रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी होगी, अपने आइडिया सोचने होंगे और उनको एक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए पूरा एक एक्शन प्लान बनाना होगा, बिजनेस प्लान बनाना होगा, एंड सभी रिसोर्सेज को टाइमली अवेलेबल कराना होगा। अपने एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होंगी, सूटेबल लोकेशन फाइंड करना होगा, एंड वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाकर उसमें मशीनरी इंस्टॉल करानी होगी। देन आपको प्रॉपरली एंटरप्राइज को मैनेज करना होगा एंड उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। देन व्हाट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस, मीन्स हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ें भले ही वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड्स को मीट करनी चाहिए, मीन्स उसके स्टैंडर्ड हाई होने चाहिए। एंड यूनिकनेस का ध्यान रखना है, मीन्स हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें यूनिक रहना है, तभी हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें, कभी कभी हमें ऐसे डिसीजंस लेने होंगे, कुछ डिसीजन होंगे जो हमें शॉर्ट टर्म में फ़ायदा करेंगे, कुछ डिसीजंस होंगे जो हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेंगे, तो उस केस में हमें लॉन्ग टर्म वाला डिसीजन चुनना होगा। देन नीड टू इन्फ्लुएंस, मीन्स हम बाकी लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी इन्फ्लुएंशियल है, इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। एंड हमें अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी होंगी, इसके लिए हमें कम्युनिटी कंसर्न्स पर ध्यान देना है, हमारे आसपास लोगों को क्या नीड है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, उस चीज़ के बेसिस पर हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, हम उनके साथ रिसर्च कर सकते हैं। देन वेज एम्प्लॉयड पर्सन वर्सेस एंटरप्रेन्योर। वेज एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो सैलरी पर काम करता है किसी और के लिए, हो सकता है किसी पर्सन के लिए काम कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके लिए उसे सैलरी मिलती है। वेयर एज एंटरप्रेन्योर ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, ये अपने बिजनेस के लिए खुद ही काम कर रहा है, खुद ही रिस्क ले रहा है और खुद ही न्यू आइडियाज ट्राई कर रहा है। देन स्टार्टअप। स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अपने ऑपरेशन के फर्स्ट स्टेज में है, मींस अभी जो स्टार्ट हुई है, तो इसमें जनरली फाउंडर्स ही इसे फाइनेंस करते हैं, मतलब इसके फाइनेंस में इन्वेस्ट करते हैं जब तक उसे बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इसे स्टार्ट किया जाता है एंड एक इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप को हम शुरू करते हैं। देन स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है एंड इस स्कीम में हमें डिफरेंट बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसके लिए वेबसाइट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। देन बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। सो जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो वहां पर कुछ बैरियर्स भी आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी। जैसे अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट, मीन्स जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर कुछ ज़्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड इतना ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है कि हम वहां पर प्रॉपरली काम कर पाएं, या फिर हमें स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल पा रही है, मतलब हमारे पास लोग तो हैं काम करने के लिए पर वो स्किल नहीं है, उनके पास स्किल्स हैं ही नहीं। देन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, हमारे पास इतनी मनी नहीं है। मार्केट एंट्री रेगुलेशंस, मींस जहां पर हमें अपना सामान बेचना है वहां पर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिस वजह से हम मार्केट में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। देन
हमारे पास ऐसा माइंडसेट नहीं है कि जो एक एंटरप्रेन्योर के पास होता है, उसकी कमी है। एंड रिस्क एवर्जन मींस रिस्क लेने का डर। सो कई बार आपको ये डर होता है कि अगर हमने रिस्क लिया तो हमें लॉस हो जाएगा, और भी कई तरह के डर होते हैं, तो ये भी बैरियर बन सकता है। सो हमें डर होता है फेलियर का। सबसे पहले तो हमें ये डर हो जाता है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर लॉस हो गया तब क्या। हमें डर होता है कि अगर कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल हमें आइडिया ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ गई, या फिर हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो हम कैसे इस चीज़ को शुरू कर दें। बट सच ये होता है कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है शुरू में, सब ट्राई करके ही इम्प्रूव कर पाते हैं। एंड रिस्क टेकिंग का फियर सबको होता है। सो इस टाइप के डिफरेंट फियर हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बैरियर बन जाते हैं। देन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, एनवायरमेंटल बैरियर। तो एनवायरमेंटल बैरियर का मतलब है जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में है। मतलब हो सकता है कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, स्किल लेबर नहीं है, या फिर मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मनी नहीं है। ये सभी एनवायरमेंटल बैरियर्स होते हैं। वेयर एज पर्सनल बैरियर्स का मतलब है जब आपकी वजह से कोई बैरियर है, लाइक आपको खुद पर डाउट है कि क्या पता हम ये कर भी पाएंगे या नहीं, एंड आप अपनी टीम नहीं बना पा रहे, या फिर आप टीम के साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो ये सभी पर्सनल बैरियर्स में आते हैं। ओके। देन इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लेकर आई है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए। यहाँ पर आपसे स्कीम्स के नेम पूछे जा सकते हैं, गवर्नमेंट मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एटीट्यूड्स एंड कॉम्पिटेंसीज। सो एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम किस तरह से सोचते हैं या किसी चीज के बारे में फील करते हैं। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस पर्सन का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो हर चीज के बारे में अच्छा सोचता है। और अगर हम कहते हैं कि किसी पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड है, मीन्स वो हर चीज के बारे में बुरा ही सोचता है। चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी अच्छा कर लो, पर वो बुरा ही सोचेगा। सो यहाँ पर एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में। सो यहाँ पर हम कॉम्पिटेंसी की भी बात करेंगे, जो हमें बताती है कि हम किसी चीज़ को कितने अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ही काम दो लोगों को दिया है, ए एंड बी, तो दोनों ने वो काम किया पर इसने ज़्यादा अच्छे से किया, तो ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। ओके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनिशिएटिव की। इनिशिएटिव लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम डर जाते हैं कि पता नहीं हमें पहला स्टेप लेना चाहिए या फिर नहीं। बट सबसे इम्पोर्टेंट वही है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हाँ, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको खुद में विश्वास रखना होगा और एक्शन लेना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा। देन डिसिसिवनेस मीन्स जल्दी और प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो फिर आप डिसीजन लेंगे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देन इंटरपर्सनल स्किल्स मीन्स दूसरों के साथ काम करने की एबिलिटी। तो आपको दूसरों को सुनना आना चाहिए, जो दूसरे बोल रहे हैं ध्यान से सुने समझे। अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ऐसे नहीं कि कोई आपसे बात करने आया, नहीं हमें आपसे बात नहीं करनी, आप पहले उसकी बात सुने समझे और फिर आप उसको अच्छे से उससे बात करें। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी होगी। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं करते तो आप दूसरों से भी ढंग से बात नहीं कर पाएंगे। देन परसिवियरेंस मीन्स जब कोई चीज डिफिकल्ट लगती है आप फिर भी उसे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस। जब बहुत मुश्किल आती हैं, आप फेलियर्स भी फेस करते हैं, तब भी आप गिव अप नहीं कर रहे, फिर भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का मतलब है जब हम अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं, मींस प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, ताकि हमें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प हो। इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें, कहाँ पर कितना टाइम डिवोट करना है, अपने गोल को सेट करें, एफिशिएंसी के साथ काम करें, मींस बिना टाइम वेस्ट करें। एंड क्वालिटी को मैनेज करें, मींस जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस को मीट करनी चाहिए। ओके। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन
पीवाईक्यू में देखने को मिला था एंड ये सेकंड पीडीएफ से है, तो इसलिए यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम नई सिचुएशंस को कितने इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। देन टीम बिल्डिंग मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें हम अपनी टीम बनाते हैं एंड उन लोगों के साथ काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। देन क्रिएटिविटी मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करते हैं, और इम्प्रूव करने के लिए हम कभी कोई छोटा सा चेंज करेंगे, कोई रिफाइनमेंट करेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। सो यहाँ पर क्रिएटिविटी के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है एंड उसको हमें याद रखना है एक्रोनिम स्कैम्पर की हेल्प से। एस फॉर सब्सटीट्यूट मीन्स हम उस चीज़ का दूसरा सब्सटीट्यूट ढूंढ सकते हैं। सी फॉर कंबाइन, दो चीज़ों को कंबाइन करके नई चीज़ बना सकते हैं। ए फॉर अडेप्ट मीन्स उस चीज़ को इस तरह से चेंज करना है कि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाए, एडजस्ट कर पाए। उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पर्पस और पुट टू अदर यूज मीन्स उसका पर्पस ही चेंज कर दें। देन ई फॉर एलिमिनेट मीन्स हम जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट कर दें। आर फॉर रिवर्स और रीअरेंज मीन्स हम उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, लाइक हमने उसमें कुछ एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं तो हमने उसका जो ऑर्डर है वो रीअरेंज कर दिया, तो उस केस में हो सकता है कि वो और ज़्यादा क्रिएटिव बन जाए। तो इस तरह से हम क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं। सो वी हैव completed chapter 4 and we are moving to the last chapter 5, green skills। ग्रीन स्किल्स में सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन जॉब्स की। तो ये कंसेप्ट तब आया जब हमने बात की सस्टेनेबल इकोनॉमी की। तो सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए ग्रीन जॉब्स का होना ज़रूरी है। तो हमें सस्टेनेबल सोसाइटी में ये ध्यान रखना है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हें हम इस तरह से यूज़ करें कि हमारी प्रेजेंट नीड्स भी फुलफिल हो पाए और हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये चीज़ें रहने दें। सो ग्रीन जॉब एक ऐसी जॉब है जो ग्रीन सेक्टर में अवेलेबल होती है। मीन्स किसी भी एनवायरमेंटल सेक्टर में अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप ग्रीन कॉलर वर्कर हैं, मतलब आप ग्रीन जॉब कर रहे हैं। इजी टर्म्स में बताया गया है ये। और अगर हम टेक्निकल टर्म्स जो हमें डेफिनेशन में गिवन है इसको समझें, तो बेसिकली जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी फॉर्म्स को हमें सस्टेनेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। मतलब हम जानते हैं हम पॉलीथीन को प्रमोट नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो उस चीज़ को क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं, एज सच हम उसे खा नहीं रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम उसे यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें उसका यूज़ नहीं करना है। हमें इंस्टेड जो दूसरे ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है लाइक पेपर बैग्स, क्लोथ बैग्स, हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ग्रीन जॉब्स की हेल्प से हम अपने प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के फॉर्म्स को सस्टेनेबल फॉर्म्स में चेंज करते हैं। ओके। देन एनवायरमेंटल क्वालिटी मीन्स किसी भी एनवायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट, इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल क्वालिटी। एंड ये ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है। देन स्किल वर्कफोर्स होनी ज़रूरी है ग्रीन जॉब्स के लिए, क्योंकि ग्रीन जॉब्स को तभी कर पाएंगे जब हमारे पास स्किल्स होंगी। तो इसके लिए स्किल वर्कफोर्स का होना ज़रूरी है और इसके लिए स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स को सेटअप किया गया है एंड ये भी मेक इन इंडिया का एक पार्ट है। नाउ हु लॉन्च्ड ग्रीन जॉब्स इनिशिएटिव। सो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए एंड ये किस किसने लॉन्च किए हैं? यूएनईपी, आईएलओ, आईटीयूसी एंड आईईओ। ये सभी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन एंड इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब हम हर एक सेक्टर को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में सबसे पहला है ऑर्गेनिक गार्डनिंग एंड फार्मिंग, जहाँ पर हम इको फ्रेंडली वे में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सो यहाँ पर कोई टॉक्सिक रन ऑफ नहीं होता क्योंकि किसी तरह का सिंथेटिक पेस्टिसाइड नहीं होगा। हम नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होता है? बेसिकली जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसी से बनता है। सो इस केस में कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता है एंड इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन नहीं होता है। तो जो भी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं इसके थ्रू वो हमारे लिए सही होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फार्म मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर टूरिज्म, ये सभी ग्रीन जॉब्स हैं।
एग्रीकल्चर के फील्ड में। इसके बाद अर्बन ग्रोअर्स। सो बेसिकली जब हम विलेजेस की बात करते हैं वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े लैंड्स हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, बट अर्बन सिटीज़ में तो नहीं होते, तो वहाँ पर कैसे करेंगे फार्मिंग? तो उसके लिए आप टेरेस टॉप गार्डन्स बना देते हैं जहाँ पर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अर्बन ग्रोअर्स। ओके। देन विलेज लेवल पर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाए जाते हैं 15 to 20 मेंबर्स के, जो अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। एंड और बड़े लेवल पर ये सभी मिलकर बनाते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। इसके बाद गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने कृषि विज्ञान केंद्र सेटअप किए हैं जिसमें ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेस्ट है उसको कैसे कलेक्ट करना है, स्टोर करना है एंड रीयूज करना है। देन ग्रीन जॉब्स इन ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में हमें सीएनजी जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ करने की नीड है, एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स को यूज़ करना होगा। इसके लिए क्लीन कार इंजीनियर्स की ज़रूरत है। बायोफ्यूल जॉब्स की को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोफ्यूल से रिलेटेड जो है। एंड बायोफ्यूल क्या है? जो बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है उस फ्यूल को हम कहते हैं बायोफ्यूल। सो इसमें बायोफ्यूल जॉब्स अवेलेबल हैं। देन ई रिक्शाज ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ग्रीन जॉब्स क्रिएट करने में। देन प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने में भी हमें ग्रीन जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट एज सच हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट अब जब वेस्ट जनरेट हो गया है अब इसे कहाँ पर डिस्पोज करें? ये तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अगर हम इससे रोड बनाएंगे तो एटलीस्ट वो हमारे काम तो आएगी। तो ये वेस्ट ऐसे कहीं पड़ा भी नहीं रहेगा, है ना, किसी को नुकसान भी नहीं देगा, तो इसलिए हम इससे रोड्स बनाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीन जॉब। ओके। देन ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन। सो वाटर को कंजर्व करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके लिए हमें रूफ टॉप पर जो सिस्टम इंस्टॉल कराना है उसको इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर्स होते हैं। दिस इज अ ग्रीन जॉब। देन वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन जो वाटर क्वालिटी को चेक करते हैं एंड उसे ट्रीट करते हैं। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वर्कर्स जो वेस्ट वाटर को रीट्रीट करते हैं एंड फिर उसे रीयूटिलाइज करते हैं किसी दूसरे पर्पज के लिए। देन हम बैम्बू चैनल्स का यूज कर सकते हैं, मतलब जब हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं जहाँ पर ड्रिप ड्रिप करके हम अपने क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं, तो उसके लिए हम प्लास्टिक पाइप्स के बजाय बैम्बू पाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इको फ्रेंडली वे है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। तो इसे हम मैन्योर की तरह ऐड कर पाएंगे, जब ये 2-3 साल बाद हमारे काम का नहीं रहेगा तो ये मैन्योर बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक इको फ्रेंडली वे यूज़ कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए। ओके। एंड सिमिलरली वी कैन यूज साइकिल रन वाटर पंप्स, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी एंड इससे हम एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। देन सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें सोलर सेल टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जो ये चेक करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा सब्सटेंस हमें यूज़ करना चाहिए जिससे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल बन पाए। एंड सोलर पैनल इंजीनियर्स इनको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इंस्टॉलर्स इन्हें हमारे घरों में इंस्टॉल करते हैं ताकि ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाएँ। सिमिलरली विंड एनर्जी के लिए विंड एनर्जी वर्कर्स काम करते हैं। एंड वेव एनर्जी मतलब जो ओशन से प्रोड्यूस होती है उसके लिए वेव एनर्जी प्रोड्यूसर्स काम करते हैं। सो ये सभी ग्रीन जॉब्स हैं। देन ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म। सो यहाँ पर हम बात करते हैं जब भी हम किसी ऐसी जगह घूमने जाते हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं हम वहाँ के नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल बने, हम वहाँ पर जाकर वहाँ पॉल्यूशन ना करें। ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना होगा एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी काम करना होगा। जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रीन जॉब्स हैं इको टूर गाइड्स जो हमें वहाँ पर गाइड करते हैं। एंड इको टूरिज्म ऑपरेटर्स, लाइक आप कहीं पर घूमने गए हैं, अब वहाँ पर आप रुकेंगे, आप वहाँ पर अलग अलग जगह घूमने जाएंगे, तो वहाँ पर जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं हो सकता है वो अपने डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक आपने उन्होंने आपको होटल प्रोवाइड किया है, रेस्टोरेंट है, इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज जो वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। वो होते हैं इको टूरिज्म ऑपरेटर्स। देन
ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग्स की। सो ऐसी बिल्डिंग्स जो हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। उसमें हम ध्यान रखते हैं कि हम कम से कम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, ज़्यादा चीज़ें इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ग्रीन बिल्डर्स ऐसी बिल्डिंग्स को बनाते हैं, ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स इनके साथ काम करते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बना कर देते हैं। एंड आईजीबीसी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये अप्रूव करता है बिल्डिंग्स को, इनको सर्टिफिकेशन सर्विसेज देता है। सो बेसिकली ये रेटिंग देते हैं कि आपकी ग्रीन बिल्डिंग कितनी अच्छी बनी है, लाइक दैट। देन ग्रीन जॉब्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। सो वेस्ट को मैनेज करने के लिए रिसाइकलर्स होते हैं जो रिसाइकिल करते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अलग से रिसाइकिल करना होता है तो उसके लिए अलग से रिसाइकलर्स होते हैं। देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो वेस्ट को ट्रीट करते हैं। देन एनर्जी ऑडिटर्स जो ये इंस्पेक्शन करते हैं कि बिल्डिंग्स में किसी तरह की एनर्जी लीकेज तो नहीं है। एंड एनर्जी कंसल्टेंट्स जो एनर्जी कंजम्पशन को एनालाइज करते हैं कि किस तरह से आप एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। देन ग्रीन जॉब्स इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी, मतलब जो एक स्मॉल स्केल पर होगी, लाइक किसी विलेज में है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत सिंपल होगी एंड इको फ्रेंडली होगी, जो हमारी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल सोलर लैम्प्स इन स्ट्रीट लाइट। हम देखते हैं जनरली विलेजेस में हमें स्ट्रीट लाइट्स में सोलर लैम्प्स मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको रात को लाइट भी मिल जाएगी और इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। सो ग्रीन जॉब्स की वजह से हम एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, मतलब मिनिमम एनर्जी को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर सकते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देन वेस्ट एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाउएवर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पर फिर भी कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाते हैं। इसके लिए हमें 4R एंड 1U का कंसेप्ट याद रखना है। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड अपसाइकल। रिफ्यूज का मतलब है जिस चीज़ की आपको नीड नहीं है आपको उस चीज़ के लिए मना करना है। रिड्यूस का मतलब है आपको अपना कंजम्पशन कम करना होगा, लाइक फालतू में आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें, उसका यूज रिड्यूस करें। देन रीयूज मीन्स जो भी चीज़ें आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको आपको दोबारा यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ किया और फिर फेंक दिया, भले ही आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते थे। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, यू हैव टू रीयूज इट इफ़ यू कैन। देन रिसाइकल मीन्स जब हम चीज़ों को रिसाइकिल कर देते हैं, हम देखते हैं अलग अलग चीज़ों पर हमें रिसाइकिल का सिंबल मिला होता है, तो उसे हमें रिसाइकिल के लिए दे देना चाहिए। एंड अपसाइकिल मीन्स जब किसी चीज़ को रिसाइकिल तो किया गया है बट अब की बार हमने उसके यूज़ को अपसाइकिल किया। अपसाइकिल करने का मतलब है कि पहले हम जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे अब और भी ज़्यादा बेहतर यूज़ किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं अपसाइकिल। देन रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल, यहाँ पर हम वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करना ज़रूरी है क्योंकि जब कम वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो हमें कम वेस्ट को मैनेज करना होगा। देन वेस्ट एक्सचेंज, हो सकता है कि जो एक के लिए वेस्ट है वो दूसरे के लिए काम की चीज़ हो, तो ऐसे में वेस्ट एक्सचेंज कर लेना चाहिए। देन यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। हमें इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना है जैसे पेपर बैग, क्लोथ बैग, लाइक दिस। देन हम बात करें कि ग्रीन जॉब्स हमें किस तरह से बेनिफिट दे रही हैं। ग्रीन जॉब्स हमारी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। इकोसिस्टम क्या है? जहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। सो जो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी वजह से इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो उनको रिस्टोर करने में और जो प्रोटेक्टेड हैं ऑलरेडी उनको प्रोटेक्टेड रखने में हेल्प करते हैं ग्रीन जॉब्स। इसके लिए हमें फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन को प्रमोट करना होगा एंड वेटलैंड्स को बढ़ाना होगा ताकि हम फ्लड्स को कंट्रोल कर पाएं। देन सपोर्ट अडेप्टेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्रीन जॉब्स की हेल्प से हम क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि कुछ क्लाइमेट चेंज ऐसा है जो अब रिवर्स नहीं हो सकता। तो अब जो न्यू चेंज हो गया है उसे हमें अडेप्ट करना होगा ताकि हम उसमें सरवाइव कर पाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज दिया था जिसमें हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करते हैं।
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड हमने ये वीडियो भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सभी चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन किया है। ओके एंड अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड विद द शेड्यूल। आपको शेड्यूल पोस्ट ऐप पर गिवन है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।